फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज में इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हमने अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम लघुत्तरी प्रश्नों को राजन सीरीज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन है किस प्रकार के क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ से पढ़ने से राजन सीरीज से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको इसी टाइप के पूछे जाते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। यहाँ से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो राजन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहा जाए कि रामबाण सीरीज है तो कहना सार्थक ही होगा, गलत नहीं होगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बाल विकास के और अति लघुत्तरी प्रश्नों को, अति लघुत्तरी प्रश्न के लगभग 150 प्रश्न को और लगभग 200 प्लस प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए जैसा कि आपके सामने दिख रहा है लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अटेंशन अटेंशन और इंटरेस्ट एक सिक्के के पहलू हैं। अवधान और रुचि एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। रुचि यानी कि इंटरेस्ट मानसिक रचना या मानसिक संस्कार है। देखिए, हम किसी भी सब्जेक्ट के प्रति रुचि ला रहे हैं तो हमारे माइंड मैप में, स्कीमा में बनता है। अवधान वह अनुभव है। अवधान क्या है? अनुभव है जो रचना द्वारा निश्चित होता है। किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए तत्पर होना है। किसी वस्तु में अगर हमको रुचि रखने का मतलब है कि उस वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। मैकडूगल ने अवधान और रुचि का संबंध बताते हुए कहा कि रुचि सुप्त अवधान है और अवधान क्रियाशील रुचि है। इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। रुचि जितनी प्रबल होगी, स्ट्रांग होगी, उतनी ही वह अवधान को आकृष्ट करने के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगी। मतलब किसी भी चीज के प्रति, चाहे वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो, उसके प्रति अगर आपकी जितना ही रुचि प्रबल होगी उतना ही अवधान को क्या होगा, प्रबल होगा, प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगा। जन्मजात रुचि नेटिव इंटरेस्ट यानी कि बचपन से जो जन्म के बाद जो रुचि होती है, अनैच्छिक या अप्रेरणिक अवधान को निर्धारित करती है। माँ का बच्चे की धीमी सी आवाज सुनकर उस पर ध्यान देना अप्रेरणिक अवधान है। मतलब अगर जो माँ के, अगर वो बच्चों का जो सेंसरी होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है, इतना उस टाइम एक्टिव रहता है कि बच्चे माता की, अपने माँ का छोटा सा भी आवाज, धीमी सी आवाज सुन लेते हैं तो वो क्या करते थे, वो ध्यान दे देते हैं। तो वो देखिए, वो बिना प्रेरणा का अवधान है, उसे प्रेरणा की जरूरत नहीं है, वो उसके अपने माँ के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, अप्रेरणिक अवधान है। यह वात्सल्य की जन्मजात रुचि से निर्धारित है। चूंकि बच्चे का क्या है, जन्मजात रुचि है, वो अपने माँ के आवाज से क्या हो रहा है, अपने आप में वो ध्यान देता है, माँ के साथ पास जाना चाहता है। अर्जित रुचियां एक्वायर्ड इंटरेस्ट, मतलब ऐसी रुचियां जो हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया क्या हो गया है, एक तरह से एक्वायर्ड रुचियां हैं। ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती है, मतलब हम अपनी इच्छा से जो भी अटेंशन को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अर्जित रुचियां गणित के प्रश्नों पर ध्यान देना ऐच्छिक या प्रेरणिक अवधान है, वोलाइसन अटेंशन है। फिर अगर गणित के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम अपने इच्छा के अनुसार ही क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, तो वो एक तरह से प्रेरणिक अवधान हो जाएगा। प्रश्नों में रुचि बालक की अर्जित रुचि है। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, अगर उसको उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो वो पढ़ेगा ही नहीं। तो वो क्या है, उसकी अर्जित रुचि है। जिस प्रकार रुचि अवधान को निर्धारित करती है, उसी प्रकार अवधान भी रुचि उत्पन्न कर सकता है। किसी वस्तु पर ध्यान देने से वस्तु स्पष्ट होती है। कोई वस्तु जितनी अधिक स्पष्ट होती है उतना ही उससे रागात्मक संबंध स्थापित होता है, उस वस्तु में रुचि पैदा होती है। देखिए, चूंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है तो ज्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है, तो मॉडरेट साइज में लिखना है।
किसी नीरस विषय पर ध्यान देना प्रेरणिक कहलाता है, परंतु वह नीरस विषय पर ध्यान देने से सरस हो जाता है तथा उस पर स्वाभाविक अवधान के समान हम ध्यान देने लगते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए आप सेकंड क्वेश्चन है, किशोरावस्था से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप मतलब किशोरावस्था में बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए जिसके उसके शारीरिक और मानसिक और उसके ध्यान एवं रुचि के हिसाब से हो। यह प्रश्न पूछने का मतलब ये है। समस्याओं की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के द्वारा किशोर लड़के लड़कियों में ऐसी योग्यता, क्षमता और शक्ति पैदा की जा सकती है जिससे वे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकें, जिससे एक अच्छा समाज का निर्माण किया जा सके। इस अवस्था में शिक्षा का व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर लड़के और लड़की को क्या करूँगे, क्षमता योग्यता पैदा करने के लिए उन्हें अच्छे प्रकार की वातावरण और उस वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए क्या है, किशोरावस्था में शिक्षा का अच्छा स्वरूप होना जरूरी है। तो शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, किशोरावस्था में जैसा कि आपको पता है बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। तो और किशोरावस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने संघर्ष तूफान का काल कहा है, संघर्षशील कहा है। तो किशोरावस्था बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है। शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, फिजिकल एक्टिविटीज की, देखिए किशोरावस्था में फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी है? किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। जो लड़के होते हैं उनके अपर पार्ट्स चौड़े होते हैं, अतः शिक्षकों को उनके संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। उनके लिए विभिन्न प्रकार के खेलों, व्यायाम और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों के माता पिता और अभिभावकों को अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और खेल कूद व व्यायाम के लाभों से अवगत कराया जाना चाहिए जिससे वे भी अपने बालकों को स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में ये है कि आपका घर घर परिवार और विद्यालय भी आपको शारीरिक शिक्षा के विभिन्न आयामों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों का विकास सर्वाधिक होता है। लगभग सर्वाधिक मानसिक विकास किशोरावस्था में हो जाता है। अतः उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षकों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। केवल शारीरिक विकास के लिए ही नहीं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यानी कि मेंटल एक्टिविटी भी जरूरी है, मानसिक व्यायाम भी जरूरी है। इसके लिए विद्यालय में बौद्धिक गतिविधियां और कार्यक्रम जैसे समस्या पूर्ति, पहेलियां, प्रश्न मंच, सामान्य ज्ञान, वाद विवाद कंपटीशन, भाषण, कविता लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। मतलब बुद्धि से जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो हमको विद्यालय परिवार में कराना है जिससे बालक की बौद्धिक क्रियाओं का क्या हो, अच्छे से विकास हो सके। तो पहला हो गया आपका शारीरिक एक्टिविटी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हो गया। किशोरावस्था के शिक्षा के स्वरूप में क्या होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज से भी होना चाहिए किशोरावस्था में जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। सॉरी किशोर का, बालक तो नहीं होगा ना, किशोर हो जाएगा वो। संवेगों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस, किशोरों को शिक्षा द्वारा संवेगों का नियंत्रण करना सिखाया जाना चाहिए जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आ सके। शिक्षक किशोर बालक बालिकाओं को ऐसा पर्यावरण दें और इस प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करें जिससे उनका मिथ्या भय दूर हो सके। अकारण क्रोध,
आना बंद हो सके बिना कारण। देखिए किशोरावस्था में अकारण क्रोध बहुत ज्यादा आते हैं। ईर्ष्या के स्थान पर स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित हो सके और प्रेम आदि की संवेगों का स्वस्थ विकास हो सके। शिक्षक द्वारा किशोरों को वांछित स्नेह और सहानुभूति प्रदान की जानी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, जिससे उनके मानसिक तनाव और संघर्ष क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। उनको न तो बालक समझा जाना चाहिए और न ही उसके साथ बालक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके महत्व को उचित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। इस ओवरऑल लाइन का मतलब यही है कि किशोरावस्था में बच्चों को सहानुभूति, स्नेह और उनको बहुत बड़ी जो भ्रांतियां उनके मन में पली हुई होती हैं या वो अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, मानसिक संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके मानसिक संघर्ष को दूर करने के लिए हमें उन्हें विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाकलाप जैसे चलचित्र दिखाना, शैक्षिक भ्रमण कराना, कंपटीशन कराना, मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से कुछ सिखाना, मतलब विभिन्न शारीरिक एक्टिविटी कराना, मेंटल एक्टिविटी कराना, जिससे उनके क्या हो, इमोशंस को फायदा हो। सामाजिकता की शिक्षा, एजुकेशन इज सोशबिलिटी, मतलब सामाजिकता की शिक्षा भी देना उन्हें जरूरी है। किशोरावस्था में सामाजिकता की प्रवृत्ति बड़े प्रबल रूप में होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोर में प्रेम, सहयोग, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित कर सकता है। विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिसका सदस्य बनकर वे उत्तम सामाजिक व्यवहार में ढंग सीखे और अच्छा चरित्र बना सके। यानी कि बच्चे के अंदर सामाजिकता को विकास शिक्षा का स्वरूप के माध्यम से, यानी कि शिक्षा के माध्यम से किशोरावस्था में बालकों के अंदर सामाजिकता का विकास कराना चाहिए। और अच्छी आदत तो पैदा हो जाएंगी, नेतृत्व के गुणों का विकास कर सके, लीडरशिप क्वालिटी का विकास करना चाहिए। इसके लिए सामूहिक खेलों, स्काउटिंग, जैसा कि आपको पता है हर जगह सामूहिक खेल होता है, स्काउटिंग होता है विद्यालय परिवार में, पर्यटन होता है, शैक्षिक भ्रमण होता है, विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता है, एनएसएस, एनसीसी आदि जैसे आदि व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, मतलब उनके रुचि के अनुसार होना चाहिए, समावेशी टाइप का होना चाहिए। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, डिस्टिंक्शन ऑफ करिकुलम, किशोरावस्था में लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है। उनको अपनी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास कर सके। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि दोनों की योग्यताओं और अभिरुचियों में अंतर होता है तथा दोनों का अलग अलग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसीलिए उनके पाठ्यक्रम का क्या करना चाहिए, विभिन्नीकरण, मतलब डिफरेंशिएट कर देना चाहिए कि उनके मन के हिसाब से हो, उनकी रुचि के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या हो, उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी के प्रभावी कारक का उल्लेख करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। स्मृति के प्रभावी कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभावी कारक, प्रभावित करने वाले, फैक्टर्स माने कारक हो जाएगा, इन्फ्लुएंसिंग माने प्रभावी, मेमोरी माने स्मृति, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, मतलब मेमोरी को ऐसे कौन से कारक हैं हमारे आसपास, अगल बगल या खुद हमारे माइंड में या शारीरिक मानसिक, वो ऐसी क्या चीजें हैं जो मेमोरी को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, यानी बढ़ाती हैं, घटाती हैं या स्टेबल करती हैं। ऐसी चीजों को, स्मृति को अनेक तत्व या कारक प्रभावित करते हैं। देखिए मेमोरी के बहुत सारे अनेक तत्व या प्रभावित करते हैं जिनमें कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, नीचे दिए गए हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, देखिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ, फिजिकल और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी नए विषय को शीघ्र ही याद कर सकता है। रूढ़ शरीर और मन स्मृति को दुर्बल करता है। देखिए अगर व्यक्ति रोग है, उन्होंने कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में, सॉरी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो क्या होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है, फिजिकल स्वास्थ्य का भी होना जरूरी है। अच्छी मेमोरी के लिए फिजिकल और मेंटल
हेल्थ दोनों जरूरी है। संप्रेरणा, दूसरा क्या है? स्मृति को प्रभावित करने वाले क्या क्या है? संप्रेरणा। स्मृति का क्रिया में संप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रेरणा कठिन कार्य को सरल बनाती है। यदि बालक को किसी नए ज्ञान का स्मरण करने के लिए संप्रेरणा नहीं होगी तो उस ज्ञान का कभी स्मरण न कर सकेगा। सीखने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए, तभी मेमोरी उसका डेवलप होगी, तभी वो एक अच्छा व्यक्ति बन पाएगा, अच्छी पर्सनालिटी बन पाएगी, अच्छी मेमोरी होगी, उसकी अच्छी स्मृति होगी, चीज़ों को याद करने की क्षमता होगी। सीखने की इच्छा भी स्मृति को प्रभावित करती है। यदि किसी विषय को सीखने की इच्छा बालक के अंदर है तो वह उसे जल्दी और सरलता से सीख लेगा। दबाव देकर, आज्ञा देकर कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री सरल, स्पष्ट, नवीन, उत्तेजित करने वाली, रोचक और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी पाठ्य सामग्री को बालक सुविधापूर्वक शीघ्रता के साथ स्मरण कर लेता है। दुरूह, अनुपयोगी और अस्पष्ट पाठ्य सामग्री स्मृति को प्रभावित करती है और बालक ऐसी पाठ्य सामग्री को स्मरण नहीं कर सकता। यानी कि बालक को जो भी पाठ्य सामग्री हम दे रहे हैं वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसके मन मुताबिक होना चाहिए, और उसे अस्पष्ट नहीं, मतलब एकदम क्लियर कट उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उसके माइंड में तुरंत माइंड मैप बना के उसे समझ में आ जाए। मतलब वो जो भी पढ़ रहा है उसे अमूर्त रूप से उसकी चिंतन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। सीखने की विधि, सीखने की विधि का स्मृति पर प्रभाव पड़ता है। यदि विषय के अनुकूल सीखने की विधि नहीं अपनाई जाती तो बालक कदापि विषय को स्मरण नहीं कर सकता। छठा क्या है? परीक्षण। परीक्षणों के द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, प्रक्षेपी परीक्षण में आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षणों का नाम बताइए। यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक बताना है आपको, व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव टेक्निक बताना है। जैसा कि आपको पता है पर्सनालिटी जो चैप्टर है उससे प्रश्न है यहाँ पे। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? आधुनिक युग में व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों में प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन है। यह विधियां मुख्यतः व्यक्ति की गहराई तक दबी हुई इच्छाओं एवं आंतरिक स्तरों, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड आदि का मूल्यांकन करती है। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं, प्रेरणाएं, रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां यानी कि एटीट्यूड होता है उसके अंदर, ट्रस्ट होता है आदि होते हैं जो उसके व्यक्तित्व के ही अंग होते हैं। लेकिन न तो ये दूसरों को दिखाई देते हैं और न ही व्यक्ति इनके बारे में चेतना होती है। प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व के इन समस्त गुणों के सामने परीक्षक द्वारा उद्दीपन स्थिति वस्तु की जाती है और इस बात का अवसर दिया जाता है कि अपने जीवन से संबंधित बातों को उन परिस्थितियों में प्रकट की गई है, उसकी प्रतिक्रियाओं का क्या अर्थ होगा। लेकिन परीक्षक होता है जो उसकी प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कर सकता है, उसके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। फ्रीमैन के अनुसार प्रक्षेपण विधि का अर्थ उस विधि से है जिसमें परीक्षार्थी के समक्ष ऐसी उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेष प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्यान को आरोपित करने का अवसर प्राप्त करे। रोर्सा अस्थायी परीक्षण, बालक बोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। बाल विकास के क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का क्षेत्र दिन प्रतिदिन व्यापक हो रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि बाल मनोविज्ञान की सीमाओं और सीमित ज्ञान के कारण ही बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास हो गया है। देखिए, जो इसका जो सीमित दायरा होने की वजह से बाल मनोविज्ञान को हम लोग क्या कर दिया है? बाल विकास हो गया है नाम। क्या हो गया है? बाल विकास हो गया है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उसे मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कौन से बाल विकास के क्षेत्र को वर्गीकृत कर सकते हैं? बाल विकास के नियम, सिद्धांत और विधियां क्या हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या प्रभाव डालता है? बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शारीरिक विकास कैसा होता है बाल विकास में? बाल विकास के अंतर्गत क्रियात्मक विकास क्या होता है? यानी कि
फंक्शनल एक्टिविटीज़ क्या है उसके अंदर, मानसिक शक्तियाँ, मेंटल एबिलिटी क्या है, संवेदना क्या है, उसकी प्रत्यक्षीकरण क्या है, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि का विकास करना, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये इमोशनल डेवलपमेंट है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि ये लर्निंग से रिलेटेड है, माइंड यानी कि कॉग्निशन से, माइंड से, मानसिक से, और ये इमोशन से। भाषा का विकास भी इसके अंदर आ जाएगा बाल विकास के अंतर्गत। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सामाजिक विकास क्या है, उसके बालक के चरित्र का विकास है, उसके नैतिक मूल्यों को पढ़ा जाएगा। सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास यानी क्रिएटिविटी के विकास होना चाहिए। इंटेलिजेंस प्रकृति, इंटेलिजेंस नेचर होनी चाहिए, इंटेलिजेंस आईक्यू होनी चाहिए, इंटेलिजेंस टेस्ट होनी चाहिए बाल विकास के अंतर्गत। व्यक्तित्व की पर्सनालिटी क्या, उसका प्रकृति कैसा है, टाइप कैसा है, व्यक्तित्व परीक्षण भी होनी चाहिए, व्यक्ति की विभिन्नताएं होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण अवगुण होते हैं। बाल विकास में खेल भी होनी चाहिए जिससे शारीरिक मानसिक विकास हो सके। तो यहाँ पे हमने लगभग अभी 16वें पे आदत निर्माण होनी चाहिए उसके अंदर बाल विकास के अंतर्गत। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होना चाहिए, समायोजन की समस्याएं होनी चाहिए, पारिवारिक संबंध होनी चाहिए, विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान होना चाहिए, बाल निर्देशन होना चाहिए, उन्हें बालकों को निर्देश देना जरूरी है बाल विकास के अंतर्गत। बाल विकास में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं अन्य आदि विशिष्ट बालकों का बाल निर्देशन होना चाहिए। बाल विकास में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं अन्य सभी अभिकरणों की क्या होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए। इस प्रकार हमने लघुत्तरी प्रश्न के लगभग 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। देखिए यहाँ पे लगभग 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। देखिए स्मृति के प्रभावी कारक कितने थे, यहाँ पे 5-6 थे। परीक्षण थे, सीखने की विधि, पाठ्य सामग्री, सीखने की इच्छा, संप्रेरणा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। एक बार रिविजन कर लेते हैं पाठ्यक्रम। और यहाँ पे ये किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, बौद्धिक क्रियाओं का आयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, संवेगों का प्रशिक्षण, सामाजिकता की शिक्षा होनी चाहिए, और पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, विभिन्नीकरण होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है। और यहाँ पे हमने अवधान और रुचि के एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसको हमने क्या किया है, स्पष्ट किया है। एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सीटेट की तैयारी करने वाले हैं बच्चों को लाभ मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने जो भी वीडियो प्रोवाइड किया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सीटेट का, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे 2 प्लेलिस्ट बना है, सीटेट और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। और 5 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, बाकी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़ रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद।